हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कशन बेस्ड ऑन गॉस लॉ। गॉस लॉ की स्टडी आप कर चुके हैं। गॉस लॉ का जो स्टडी आपने किया है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर हमने 6 to 7 फार्मूला को प्रूफ करवाया था। जितने भी स्टूडेंट फार्मूला प्रूफ सीख चुके हैं, फार्मूला का प्रूफ मोस्टली यूज होता है कोई से स्टूडेंट के लिए जिन्हें 12th का एग्जाम देना होता है। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस फार्मूला को समझने के साथ साथ ही रिजल्ट को याद रखना चाहिए। तो न्यूमेरिकल डिस्कशन से पहले आपके सामने हम फार्मूला का लिस्ट रख रहे हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए फार्मूला लिस्ट को, लगे कि सारे स्टूडेंट को याद है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। आप देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक मिनट देख लेना है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ये फार्मूला हमने बताया था, और याद होगा इसमें कि ग्राफ इसका हमने कहा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसके बाद सेकंड नंबर में एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इसका अगर एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, मैंने दोनों का डायग्राम बनाया है। कंडक्टिंग में क्या होता है कि चार्ज अपर इसका जो है आउटर सरफेस पर होता है, इनर जो होता है चार्ज फ्री होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है कि इंटीरियर में चार्ज जो है फील्ड रहता है, पूरे वॉल्यूम में फील्ड रहता है। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता है जैसे टोटल चार्ज इसके सेंटर पर हो। मतलब ये टोटल चार्ज अगर सेंटर पर मान लें, इसका टोटल चार्ज अगर सेंटर पर मान लें, तो E = Q/4πε0r² होता है। तो बेसिक बात आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर से लिया हुआ है। 3 नंबर एट इंटरनल पॉइंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर ये फार्मूला हमने प्रूव किया था, आप लोग को याद होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसी फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये शायद हमने नहीं पढ़ाया था। इसको आप एक लाइन अच्छे से समझ लीजिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है रो, तो रो = चार्ज बाई वॉल्यूम होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए E = Q/4πε0r3, यहाँ पर हमने लिख दिया फार्मूला, और यहाँ से जो Q का वैल्यू रो के टर्म में आया है वो हमने पुट अप कर दिया। आफ्टर कैंसिलेशन ये रिजल्ट आ गया। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R वहाँ भी है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यहाँ भी है। तो इस फॉर्म में भी ये फार्मूला फेमस है, और ये फॉर्म में भी फार्मूला फेमस है। चौथा नंबर पॉइंट एट इंटरनल पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? तो गॉस लॉ जब अप्लाई करते हैं तो जो गॉसियन बाउंड्री यहाँ से लेते हैं उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने लिखा आप लोग को याद होगा, मैंने नाम यहाँ नहीं लिखा है, बट ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए होता है। याद है आप लोग को? नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। और ये किसके लिए होता है फार्मूला? कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए। देखिए कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट में डिफरेंसेस क्या हमने समझाया था। कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस से लेकर इंटीरियर प्रत्येक पॉइंट पर होता है, जबकि कंडक्टिंग के केस में चार्जेज केवल अपर सरफेस पर होता है, इंटीरियर इसका जो होता है चार्ज फ्री होता है, और इसका इंटीरियर इसका चार्ज फ्री होता है। तो इसमें फार्मूला जो ये हमने समझाया था, तो आप देखिए इसका एक फेस, कंडक्टिंग को 2 पार्ट में सोचेंगे, इंटीरियर चार्ज फ्री है, एक ये और एक ये। इसको एक नॉन कंडक्टिंग की तरह ट्रीट कीजिए, इसको दूसरा नॉन कंडक्टिंग की तरह ट्रीट कीजिए। दोनों का वैल्यू एडअप करेंगे तो σ/ε0 होता है। ये फार्मूला लिस्ट हमने रिवाइज करवा दिया, आप लोग पहले भी पढ़े थे, दोबारा पढ़ लिया। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। आगे आप देखें न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, काफ़ी सिंपल फार्मूला टेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल में बस ये टेस्ट आपसे किया जा रहा है कि आपको सारा फार्मूला याद है या नहीं।
IIT हो या मेडिकल का एग्जाम हो, दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। जो हमने VVI लिखा है तो दोनों जगह ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्या लिखा है? प्लॉट द ER ग्राफ, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और E फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड भी आप सोच सकते हैं। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी साल इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पूछता है, गॉस लॉ में पूछता है, किसी साल ग्रेविटेशन में भी पूछता है। दोनों का नेचर मिलता जुलता है। जितने भी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हैं सबको ग्रेविटेशन के बारे में पता होगा। ग्रेविटेशन में भी इस तरह का डिस्कशन किए हैं। समझिए ये डिस्कशन आपके रिपीट हो रहा है। तो दो पार्ट में ग्राफ प्लॉट करना, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए और दूसरा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए। अगर हम नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की बात करें फर्स्ट नंबर, तो फार्मूला इसके लिए दो पार्ट में आप कंसीडर कीजिए। एक इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का मतलब होता है कि R का वैल्यू 0 टू कैपिटल R लेस और इक्वल टू कैपिटल R। जब कैपिटल R के बराबर लेंगे तो सरफेस तक पहुंचेंगे, स्फीयर के सरफेस तक पहुंचेंगे। इसके लिए फार्मूला जो आप पढ़े हैं इंटरनल पॉइंट के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इंटरनल पॉइंट E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अभी रिवीजन भी मैंने करवाया था। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसके लिए आपने क्या पढ़ा था? याद कीजिए, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब R ग्रेटर देन R। इक्वल टू जब लेते हैं तो अंदर सरफेस होता है। देखिए इक्वल दोनों में ले रहे हैं तो सरफेस का पॉइंट अंदर से सरफेस की ओर पहुंचने पर भी मिलता है और सरफेस का पॉइंट सरफेस से बाहर की ओर जाने के क्रम में भी मिलता है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये देखिए मैंने नया बात आपको कुछ नहीं सिखाया, पीछे भी रिवाइज करवाया था। ये अगर याद है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आप देखें। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करता है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ये इसका ग्राफ। सारे लोग समझ गए हैं? कितने लोग को पहले से पता था या था आप लोग को? यहाँ से देखिए O A पॉइंट, ये B पॉइंट, A से B रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया और वो स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन सेकंड नंबर का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सेकंड नंबर का ग्राफ प्लॉट करना होगा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। तो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के केस में इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने बताया था? इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। और एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या हमने समझाया था? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बिहेवियर वही होता है जो कंडक्टिंग होता है, वही नॉन कंडक्टिंग होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये E हो गया, ER ग्राफ हो गया। तो O से A तक में स्ट्रेट लाइन जो है R के एक्सिस पर ही होगा और यहाँ से रैंडमली ग्राफ आप देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर के इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अब इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो फार्मूला है उसमें R का वैल्यू कैपिटल R का पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ, ये A के बाद इसको A डैश कर लें, ये डैश B, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ग्राफ हो गया। आप चाहते हैं कि कॉमनली यहाँ पर अगर जानना कि क्या वैल्यू होगा, ये कॉमन पॉइंट है, आप इसको ऐसे देखिए दिखला लीजिए। ये R इक्वल टू R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी R इक्वल टू R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये R ग्रेटर देन R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R लेस देन R को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जब सरफेस पर बात करेंगे तो इसको अगर E0 हम लोग लिख लें, इसको क्या लिख रहे हैं? E0 मतलब ये एक्सटर्नल और इंटरनल जहाँ लास्ट होता है और एक्सटर्नल जहाँ से शुरू होता है उसका बाउंड्री लाइन सरफेस हो गया। तो उसके लिए E0 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ भी वही बात है, इंटरनल जहाँ पर लास्ट करता है
और एक्सटर्नल स्टार्ट करता है r इक्वल टू आर हमने लिया है, ये r लेस देन आर है, ये r ग्रेटर देन आर है। और ये वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर इसको आप कुछ भी वैल्यू ई नोट जैसे उसमें माने हैं वैसे अगर इसमें भी मानेंगे तो ई नोट का वैल्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 नंबर न्यूमेरिकल में जो डायग्राम दिया हुआ है उससे पहले आप लैंग्वेज को पढ़िए क्या कहा जा रहा है। D is the separation between two linear charge distribution, linear charge distribution lambda 1 and lambda 2, LCD linear charge distribution। एक linear charge distribution ये है, दूसरा linear charge distribution ये है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। Prove that dF by dl equal to lambda 1 lambda 2 upon 2 pi epsilon naught d, where dF by dl फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए अट्रैक्शन रिपल्सन किस पर डिपेंड करता है, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा रिपल्सन होगा, दोनों 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। dF by dl फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बाई 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, LCD मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। ध्यान से समझिए इस बात को, फोर्स y1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैम्डा 1 का फोर्स ले लें तो अदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ किसका लेंगे, दूसरे का लेंगे। इसका सेंस आप यहाँ समझिए। अगर ये इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगा रहा है राइट साइड, इसके द्वारा लगने वाला रिपल्सन का फोर्स इस पर अगर राइट साइड है तो dF1 बाई dL2 हम ले रहे हैं। तो dF1 का मतलब इसके द्वारा लगने वाला इस पर फोर्स है और dL2 का मतलब इसका छोटा सा लेंथ है। अब देखिए जब इसका फोर्स इस पर निकाल रहे हैं तो लेंथ इसका आप ले रहे हैं, फिर इसका फोर्स जब इस पर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इसका लेना होगा, मतलब फोर्स दूसरे का तो लेंथ पहले का। यही बात इस सेंटेंस में लास्ट लाइन में लिखा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बाई 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से इसी बात को ऐसे सोच सकते हैं dF1 बाई dL2 इक्वल टू dF2 बाई dL1 इक्वल टू dF बाई dL। जब दोनों फोर्स बराबर ही होगा तब इसको सिंपली dF बाई dL लिखेंगे। अब आगे हमको प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किसी पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। फॉर्मूला पढ़े थे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन इसका बहुत छोटा सा लेंथ हमने कट किया है। इसका बहुत छोटा सा लेंथ आप कंसीडर करते हैं तो ये लैम्डा 2 का बहुत छोटा सा लेंथ dL2 हमने दे दिया। तो dL2 अगर बहुत छोटा सा लेंथ दिया तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। ये 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है, 1 के द्वारा। तो फोर्स 1 के द्वारा जो इस पर लगेगा dL2 सेक्शन पर, छोटा सा सेक्शन dL2 पर, वह कितना हो जाएगा, तो dF1 इक्वल टू इसका चार्ज, इसमें जितना भी चार्ज होगा वो वैल्यू लिखेंगे। तो इसका चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होगा dQ2, दूसरे में चार्ज जो है dQ2, dL2 लेंथ में जो चार्ज होगा उसको हमने क्या लिखा, dQ2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1। चूंकि आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब dQ2 का वैल्यू रखेंगे कैसे, तो अगर ये लेंथ दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इतने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dQ2 मिल जाएगा, लैम्डा 2 और इंटू dL2, ये हो गया dQ2। और E1 का वैल्यू लैम्डा, ये फर्स्ट के चलते था तो यहाँ पर लैम्डा 1 लिख लीजिए, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब यहाँ से आप देखिए dF1 बाई dL2
इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो dF1 बाई dL2 जब इतना आपने कैलकुलेट किया तो उसी तरीके से एक बार हमने क्या किया, λ1 का इफेक्ट λ2 पर देखा, अगले बार क्या करेंगे, λ2 का इफेक्ट λ1 पर देखेंगे, तब क्या होगा dF2 इक्वल टू dQ1 E2। और इसके चलते जब E2 का वैल्यू आप इधर लिखेंगे तो E2 का वैल्यू क्या होगा, λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहां से और dQ1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, λ1 इंटू dL1 इंटू E2 का वैल्यू λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। देखिए यहां से क्या आ गया, dF2 बाई dL1 इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का राइट साइड क्या है, सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। उसी को हमने dF बाई dL लिखा था, λ1 λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो याद रखेंगे कि ये जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है, ये फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये फार्मूला के बारे में कभी मत सोचेंगे कि फोर्स का फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है। लेंथ जितना बड़ा लेंगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, लेंथ जितना कम लेंगे फोर्स उतना कम लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में जो लैंग्वेज लिखा गया है इसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। A long cylindrical wire carry a positive charge of linear charge density lambda. An electron माइनस m का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, m इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करना है। Revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force. सेंस ये है कि मान लो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। तो इसके चलते किसी भी पॉइंट पर आप लेफ्ट या राइट कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो इधर की ओर होगा, राइट साइड लिखेंगे तो इधर की ओर होगा। तो r डिस्टेंस पर लेफ्ट या राइट कहीं भी कंसीडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू इधर या इधर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो इस फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड होगा तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू ई इंटू ई इक्वल टू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन जरा आप इमेजिनेशन करें इस प्रॉब्लम का कि ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ से आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तब भी फोर्स इधर लगेगा, इस पॉइंट पर रखेंगे तब भी 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 इधर लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी r डिस्टेंस पर कहीं भी रखेंगे तो हर जगह फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अगर फोर्स डायरेक्टेड होता है सेम डिस्टेंस पर तो निश्चित रूप से ये पेरिफेरी एक सर्कल बना रहा है और फोर्स सेंटर की ओर है, दैट मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और आप जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, वेयर v is the speed of electron and r is the radius of circular path।
तो जिस सर्कुलर पाथ में ये मोशन करेगा उस सर्कुलर पाथ का रेडियस को हम लोगों ने r कंसीडर कर रखा है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर z एक्सिस के अलॉन्ग आप रखेंगे तो ये सर्कुलर पाथ एक्स वाई प्लेन में बनेगा। इमेजिनेशन आप लोग कर रहे हैं, अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे है तो ये सर्कल ऐसे हो एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ से आप देखें इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें 1 और 2 को, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे mv² e लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से स्पीड का वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे, r से r कैंसल आउट हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू e लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m हो गया स्क्वायर। इस स्पीड का रिलेशन रेडियस पर डिपेंड कर रहा है क्या? ये स्पीड का रिलेशन रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है कि स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रहा है? प्रॉब्लम में जो आपने स्टडी किया है अभी v प्रोपोर्शनल टू r का पावर x, और यहाँ पर देख रहे हैं कि r पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? x का वैल्यू जब जीरो लेंगे, x का वैल्यू जब जीरो लेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 0 हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। यह रेडियस से इंडिपेंडेंट है। जब स्पीड रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी वही होगा। काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv² लिखेंगे, तो हाफ mv² आई मीन e लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इस तरीके से। अलग अलग न्यूमेरिकल बुक में ये किसी न्यूमेरिकल बुक में आपको ये बोला होगा स्पीड का वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट कीजिए, तो ये आंसर हो गया। किसी न्यूमेरिकल बुक में कहा गया होगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। हमने जो दिया है तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक में ये भी दिया गया है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 टाइप से पूछा जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 का लैंग्वेज आप स्टडी कीजिए, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेटा आप अंडरस्टैंड कीजिए। अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर स्क्वायर मीटर लाई इन XY प्लेन, XY प्लेन में लाई कर रहा है। तो XY प्लेन में सीट को हमने इस तरीके से रख दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीट कैसे रखा हुआ है, ये सीट इस तरीके से रखा हुआ है। देखिए तो XY प्लेन में पीछे वाला स्टूडेंट को दिख रहा है, ये XY प्लेन में सीट ऐसे रखा हुआ है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और इसको हमने ले रखा है Z एक्सिस। अब आगे लैंग्वेज पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। सर्कुलर एरिया जो इसमें इमेजिन किया है उसका रेडियस 0.1 मीटर। ये सर्कुलर एरिया है कैसे? लिखा है इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर जब सर्कल को ऐसे लेंगे तो इस पर नॉर्मल इधर जाएगा, तो ये आप जेड एक्सिस का लाइन ले रहे हैं। आपने जो नॉन कंडक्टिंग सीट कंसीडर किया है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन जो है जेड एक्सिस के लंब है, और सर्कल जब ऐसे लेंगे तो नॉर्मल टू द सर्कल ये होगा, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। लैंग्वेज पढ़कर डायग्राम बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये प्रॉब्लम है, और नॉन कंडक्टिंग सीट का फार्मूला आपको याद है, तो फिर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला का यूज है, और दूसरा क्या है
नॉन कंडक्टिंग शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये अगर याद है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ये रेडियस अगर पता है तो एरिया आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा किसके बीच का एंगल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये 60 डिग्री है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस 60 डिग्री। फाइनल आप क्या करेंगे यहाँ के बाद से, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 5 इंटू 10 का पावर -6, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री 1/2। ये कैलकुलेशन करके चेक कीजिए, आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है। आप लोगों ने कैलकुलेशन चेक कर लिया सारे स्टूडेंट ने, देखिए तो ये आंसर आ रहा है, किसी एक स्टूडेंट के द्वारा कैलकुलेट करके ये बताया गया है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट का ये आ रहा होगा। इस आंसर को हम ओके कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5, 2 नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर है उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है। प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन पर रखा गया है, सेपरेशन दिया हुआ नहीं है, शायद जरूरत नहीं होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना। अब देखिए बारी बारी सोचिए, पहले ए पॉइंट पर सोचते हैं, फिर बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जब आप सोचेंगे तो ये इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉजिटिव जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं +1 कूलम का चार्ज इमेजिन करते हैं, तो इसके चलते रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, तो निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इधर है। इसको हम थोड़ी देर के लिए सिग्मा 1 कह लें और इसके लिए थोड़ी देर के लिए सिग्मा 2। तो इधर सिग्मा 1 का इफेक्ट E1 हो जाएगा, फिर सिग्मा 2 का इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि सिग्मा 2 नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका इफेक्ट इधर होगा। इसको हमने E2 लिख लिया। जैसे हमने ए पर सोचा उसी तरीके से सी पर सोचेंगे। सी पर जब सोचेंगे फिर +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, इमेजिन करेंगे, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, तो पहला नंबर जो फील्ड लगाएगा इधर की ओर होगा और दूसरे नंबर नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा E2। अब यहाँ पर बी नंबर पॉइंट पर आप देखें तो इसके चलते इधर की ओर होगा और इसके चलते आप देखें तो ये माइनस है, तो यहाँ पर भी आप इमेजिन करें कि +1 कूलम का चार्ज आपने प्लेस किया है, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, माइनस प्लस को अट्रैक्शन देगा, E2 भी इधर होगा, E1 भी इधर होगा। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा। अब यहाँ पर ए, बी और सी प्रत्येक पॉइंट पर वैल्यू आप कैलकुलेट करें, तो ए पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो E1 माइनस E2, किसी एक को पॉजिटिव ले लें तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर E2 को आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं, जैसे राइट साइड प्लस लेते हैं लेफ्ट साइड माइनस, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। बी पॉइंट पर अगर बात करें तो E1 प्लस E2 राइट साइड जा रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी रह गया आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो EC इज इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। अब यहाँ से देखिए ए बी सी तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। तीनों पॉइंट में 2 पॉइंट पर 0 है, वह दोनों पॉइंट है कौन, मतलब आउटसाइड। इन बिटवीन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है।
इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ये नोट कर सकते हैं कि इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन टू शीट्स आर इक्वल देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन बिटवीन द स्पेसेज। नहीं, प्लेट्स का जो स्पेस है उसके इन बिटवीन प्लेसेस पर, इन बिटवीन पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इफ टू शीट्स हैव इक्वल surface charge density then point number first, electric field will be only in spaces between two sheets। दो शीट्स के बीच जो स्पेसेज है उसी में। फर्स्ट नंबर पॉइंट का ही अल्टरनेट वर्ड क्या लिख सकते हैं? इन बिटवीन स्पेसेज में होगा, मतलब आउटसाइड में नहीं होगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड in the space outside of two sheets। दोनों शीट्स का जो आउटसाइड स्पेस है उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 5 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 का लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़कर डेटा कलेक्ट कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए क्या कर दिया। One end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate। एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिया गया है, मान लो यही है आपका नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ये चार्ज है। अब यहाँ से फिर से लाइन को रिपीट कीजिए। वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स्ड टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। यहाँ के किसी पॉइंट से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड को फिक्स किया गया है। ये नहीं कहा है कि ऐसे फिक्स किया गया है, ऐसे फिक्स किया गया है। मान लो कि फिक्स किया गया है तो स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा, आगे पढ़िए पता चलेगा। एंड द अदर एंड इज फास्टेन टू ए स्मॉल बॉल। एक स्मॉल बॉल से दूसरे एंड को बांधा गया। मान लो कि ये यहाँ से रस्सी है, इस रस्सी को आपने यहाँ से ऐसे लगा दिया, एक एंड यहाँ पर फिक्स कर दिया गया और दूसरे एंड से एक बॉल को इससे बांध दिया गया है। बॉल का मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है। इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। इक्विलिब्रियम में थ्रेड जो है इससे वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब बॉल ऐसे इस पोजीशन पर आ चुका है। कैसे ये पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर लगने वाला फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तभी ये इधर जाएगा। अगर ये अट्रैक्शन का फोर्स होता तब तो इधर ही हो जाता। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऐसा संभव होगा। अब इक्विलिब्रियम में कहता है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया। आप यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, ये mg हो गया, ये थीटा हो गया, राइट। ये टेंशन फोर्स इधर हो गया। टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, t cos थीटा, t sin थीटा इधर की ओर हो जाएगा, और इसके चलते जो इस पर लगने वाला फोर्स होगा q इंटू ई इधर हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम का मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा, t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू QE। अब डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू QE बाई mg। बहुत सारे स्टूडेंट को ये रिजल्ट पहले से याद रहता होगा, कूलम्ब फोर्स में भी पढ़े थे ऐसा। तो यहाँ से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू
क्यू ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट mg है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ से सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 28.85 10 टू द पावर -12। मास का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 10 ग्राम है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, 10 ले लीजिए। tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू देख लीजिए, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इसका कैलकुलेशन करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ सिग्मा कम्स टू बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर स्क्वायर मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 7, a charge q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii r1 and r2 as shown in the figure। फिगर में दिखलाया गया r1 रेडियस है, r2 ये पोर्शन हॉलो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से x डिस्टेंस कहीं भी आप कंसिडर कर लें, पी पॉइंट ले लेते हैं, यहीं पर हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहाँ से पास करता हुआ एक गॉसियन बाउंड्री लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा गॉसियन बाउंड्री हो गया, और ये गॉसियन बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज जानना हमारे लिए जरूरी है। इस गॉसियन बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। अब आप ये देखिए, ये पूरा चार्ज कैपिटल Q जो दिया गया है वह कितने वॉल्यूम में दिया गया है, तो इस वॉल्यूम में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो जिस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई r2q माइनस r1q, इतने वॉल्यूम में चार्ज Q है। तो 1 में कितना हो जाएगा, q/4/3 पाई r2q माइनस r1q। लेकिन जब गॉसियन बाउंड्री हम यहाँ से x डिस्टेंस पर कंसीडर किए हैं तो ये x डिस्टेंस के लिए वॉल्यूम कितना अवेलेबल होगा, इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज, तो 1 वॉल्यूम में कितना चार्ज। तो अब हम निकालेंगे कि इतना सा जो वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज है, वही हमारा इनक्लोज्ड चार्ज है। तो इसके लिए इतने बड़े वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हम करते हैं। इसको आप रो से भी इंडिकेट कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q y 4/3 पाई r2q माइनस r1। क्या हो गया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं एनक्लोज्ड चार्ज के लिए। तो एनक्लोज्ड चार्ज Q इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना सा वॉल्यूम लोगे इनक्लोज्ड चार्ज के लिए, तो गॉसियन वॉल्यूम लेना, गॉसियन बाउंड्री का वॉल्यूम लेना। लेकिन गॉसियन बाउंड्री का वॉल्यूम, बाउंड्री तो यहाँ तक है, ये टोटल वॉल्यूम में यहाँ से यहाँ तक में चार्ज नहीं है, चार्ज R1 से X तक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो मल्टीप्लाई करेंगे वह 4/3 पाई x3 माइनस r1, ये हो गया इनक्लोज चार्ज। अब इनक्लोज चार्ज जब पता हो गया तो गॉस लॉ कैसे यूज करते हैं, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q/ε। आपको याद होगा
ये गॉस लॉ जब यूज करते हैं तो यहाँ पर ये एरिया लेते हैं गॉसियन बाउंड्री का, एरिया लेते हैं गॉसियन बाउंड्री का, और क्यू इनक्लोज हमने कैलकुलेट ही कर लिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं ई। अब गॉसियन बाउंड्री का एरिया कैसे कंसीडर करेंगे, तो आप लोगों ने सोच लिया सरफेस एरिया क्या लिखेंगे। सरफेस एरिया इस बाउंड्री का हम लोग लेंगे तो 4πx² होगा, तो ई 4πx² इज इक्वल टू Q/ε। तो यहाँ से देखिए तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πx²ε। अब यहाँ से Q का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया है वही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ये Q का वैल्यू रो इंटू 4/3π(x³ माइनस R₁³ डिवाइडेड बाई 4πx²। अभी भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम में रो दिया हुआ नहीं था, रो हमने कैलकुलेट किया था। देख लो रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू वहाँ से पुट कर लेते हैं, तो रो का वैल्यू वहाँ से पुट कर लेंगे तो Q/4/3π R₂³ माइनस R₁³ इंटू 4/3π(x³ माइनस R₁³ डिवाइडेड बाई 4πx²। 4/3π क्या हो गया, कैंसल हो, तो Q(x³ माइनस R₁³ डिवाइडेड बाई 4πε0 x² R₂³ माइनस R₁³। This will be answer for electric field. क्वेश्चन नंबर 8 का लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन हम करते हैं। हम भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देखिए। A non-conducting solid sphere of radius r has volume charge density ρ. The value of electric field is ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े थे वह इनसाइड पॉइंट के लिए अलग था, आउटसाइड के लिए अलग था, सरफेस दोनों में कॉमन हुआ करता था। सरफेस को हम लोग इनसाइड ही मानकर चल सकते हैं क्योंकि इनसाइड जहाँ लास्ट होता है वही सरफेस होता है, उसके बाद तो आउटसाइड होता है। हमें ये चेक करना है कि ये तीनों ऑप्शन में कौन करेक्ट है। ऐसे चौथा नंबर ऑप्शन और दिया है, कहीं ऐसा नहीं कि सारा ऑप्शन करेक्ट है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को 1-2 फार्मूला याद भी होगा, फर्स्ट और थर्ड ये सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि करेक्ट है। क्यों समझ गए होंगे, तो सारे स्टूडेंट को पता है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला Q/4πε0 R³ होता है, याद है। और इसी में हमने कहा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रो, यहाँ जो Q है Q के टर्म में रो का वैल्यू Q/4/3π होता है। वहीं से हमने कन्वर्ट करके लिखा था और आप लोग को याद होगा कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगा Q/4πr³, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा ρ/3। Q/4πr³ का वैल्यू ρ/3 यहाँ पर पुटअप कर दें तो E इक्वल टू Q/4πr³ के बदले ρ/3ε0 r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंटीरियर के लिए है, तो हमने कहा कि इंटीरियर कहाँ तक होता है, लेस और इक्वल टू कैपिटल आर। लेस देन आर इनसाइड हो गया, इक्वल टू आर ऑन द सरफेस हो गया। फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड भी। सेकेंड नंबर चेक करेंगे क्या ये करेक्ट है या नहीं।
ये आउटसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद होगा कि आउटसाइड पॉइंट के लिए फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, Q बाई 4πε0 r²। अब यहाँ पर Q का वैल्यू को रिप्लेस अगर करेंगे डेंसिटी के टर्म में, तो Q का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4πr³/3 इंटू रो। इसको अगर यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर दें तब ये वैल्यू क्या होगा। अब ये Q का वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4πr³ /3 4πε0 r²। 4π कैंसल आउट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r³ ρ/3ε0 r²। अब यहाँ पर देखें इस तरह का रिजल्ट है कोई क्या, सेकंड नंबर राइट वही है, ρ/r³ 3ε0 r²। मतलब इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट दिया है, तो जब तीनों करेक्ट है तो फाइनल किसको करेक्ट हम लोग करेंगे, 1 2 3 जब करेक्ट है मतलब फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, दूसरा ये है, एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। विथ ए सेपरेशन d, दोनों के बीच का सेपरेशन d दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट। कोई एक प्लेट से रेस्ट से स्टार्ट करता है, u का वैल्यू 0 में यहाँ पर लिया। रीचेज द अदर प्लेट इन टाइम t0, अदर प्लेट पर t0 टाइम में पहुंच रहा है। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है। हमने आपको समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक से चलकर दूसरे प्लेट पर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ये टोटल डायरेक्शन डाउनवर्ड कैसे पॉसिबल है, ये अगर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। क्यों, इसको 1 नंबर प्लेट मान लिया, इसको 2 नंबर। तो 1 नंबर प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और 2 नंबर प्लेट का E2, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पर +1 कूलम का चार्ज रखते हैं। तो ये प्लस के बीच रिपल्सन होगा तो E फोर्स इधर लगेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर होगा। तो देखिए तो P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 + σ/2ε0 इतना हो गया। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन A = F/m = E/m। तो A = E σ/m ε0। S = ut + ½ at²। S = ut + ½ at²। तो S का वैल्यू D, U का वैल्यू 0 + ½ E σ/m ε0 T0²। यहाँ से देख लीजिए फाइनली सिग्मा का वैल्यू ये आ गया, ये हमारा आंसर।